मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे बच्चों और अपने पठन पाठन में लगे होंगे बच्चों। आज जो है साइंस का निचोड़ लेके आए बच्चों। साइंस में हर चैप्टर से कुछ ना कुछ हल्का सा लेके आए हैं, जो आप लोगों को थोड़ा सा बताएंगे साइंस चैप्टर में क्या क्या आता है। इसके बारे में हर चैप्टर से कुछ ना कुछ हल्का हल्का हम उठा के लाए बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं साइंस का निचोड़ क्या होता है साइंस में। उसके बाद पहला देखते हैं बच्चों, कार्य ऊर्जा। एक मिनट पहला है। पहला क्या था बच्चों? पहला देखते हैं बच्चों, पहला है ब्रह्मांड को मापने का मूल यंत्र। पहला बच्चों, नापने वाला यंत्र। क्या क्या नापने वाला यंत्र है? पहले लंबाई है बच्चों। क्या है? लंबाई है। पहले लंबाई के बारे में देखते हैं। पहले क्या बच्चों? लंबाई के बारे में देखते हैं। लंबाई बच्चों किससे नापते हैं? मीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं बच्चों? लंबाई किससे नापते हैं? मीटर से नापते हैं। लंबाई किससे नापते हैं? मीटर से नापते हैं। समय किससे नापते हैं बच्चों? सेकंड से सेकंड समय नापते हैं। तापमान अगर पूछेगा बच्चों, तापमान नापना है किसी का, तापमान नापना है तो किससे नापते हैं बच्चों? केल्विन से नापते हैं। किससे नापते हैं? केल्विन से तापमान नापते हैं। किससे नापते हैं? केल्विन से तापमान मिलता है। अगर पदार्थ का पूछेगा, पदार्थ का मात्रा किससे किससे नापते हैं बच्चों? मोल से। अगर पूछेगा पदार्थ का मात्रा किससे नापते हैं, तो मोल से नापते हैं। किससे नापते हैं बच्चों? मोल से। और द्रव्यमान किससे नापते हैं बच्चों? किलोग्राम से। द्रव्यमान पूछेगा बच्चों कि द्रव्यमान किससे नापते हैं, तो केजी से नापते हैं, किलोग्राम से नापते हैं। किससे नापते हैं? किलोग्राम से। विद्युत धारा बच्चों एम्पियर से नापते हैं। किससे नापते हैं बच्चों? विद्युत धारा एम्पियर से नापते हैं। उसके बाद ज्योति तीव्रता किससे नापते हैं बच्चों? कैंडला से। किससे नापते हैं? कैंडला से। समझना है, बार बार रिपीट करना है, मतलब इसको बार बार रिपीट करवा के आप लोग को याद करवा देंगे। फिर से इसको रिपीट करते हैं, जिसको समझ में नहीं आएगा फिर से समझो। ये सब नापने का यंत्र है। कोई चीज अगर नापेंगे, किसमें नापेंगे? अगर लिक्विड है, कोई चीज लिक्विड है, जैसे तेल है, दूध है, पानी है, किससे नापेंगे? लीटर में नापेंगे। किससे नापेंगे? लीटर में। अगर वही चीज अनाज हो गया, या वही चीज अगर हम कुछ सामान ले लिए, उसको किससे नापेंगे? केजी में नापेंगे, किलोग्राम में नापेंगे। अगर हम लोग दूरी नापना है, क्या नापना है? दूरी। तो दूरी नापेंगे, कैसे नापेंगे बच्चों? वो किलोमीटर में नापेंगे। किसमें नापेंगे? किलोमीटर में। अगर द्रव्यमान नापना है, जैसे वजन नापना है, तो केजी में, किलोग्राम में नापेंगे। ठीक ना? उसी प्रकार से लंबाई नापते हैं, किससे? मीटर से। लंबाई नापते हैं किससे? मीटर से। अगर पूछेगा कि लंबाई किससे नापते हैं, तो मीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? मीटर से। अगर समय पूछेगा, समय किससे नापते हैं? सेकंड से। समय अगर नापना है तो किससे नापेंगे? सेकंड से नापेंगे। ठीक है। उसके बाद तापमान बच्चों, अगर तापमान पूछ लिया, तापमान किससे नापते हैं? तो केल्विन से। किससे नापते हैं बच्चों? तापमान किससे नापते हैं? केल्विन से। उसके बाद है पदार्थ का मात्रा, किससे नापते हैं? मोल से। किससे नापते हैं बच्चों? पदार्थ का मात्रा अगर नापना है तो मोल से नापते हैं। किससे नापते हैं? मोल से। वही द्रव्यमान है बच्चों, द्रव्यमान जो उसको वजन करते हैं। यहाँ देख लो फिगर सब चीज का दिया हुआ है। उसी प्रकार लंबाई का फिगर देखो, ये फिगर दिया हुआ है, समय का दिया हुआ है फिगर, और तापमान का दिया हुआ है बच्चों। तापमान केल्विन नापते हैं। केल्विन में तापमान, अगर किसी का तापमान नापना है, हमारा शरीर का तापमान नापना है, हमारा शरीर का तापमान कितना है उसको नापना है, तो किससे नापेंगे? केल्विन से। ठीक है। उसी प्रकार पदार्थ का मात्रा नापना है तो मोल से नापेंगे। उसी प्रकार से द्रव्यमान नापना है तो किलोग्राम से। विद्युत धारा नापना है तो एम्पियर से नापेंगे। किससे नापेंगे? एम्पियर से नापेंगे। ज्योति तीव्रता किससे नापेंगे? कैंडला से। किससे नापेंगे बच्चों? कैंडला से। ज्योति तीव्रता कैंडला से नापते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से इधर दिया हुआ है कि अदिश राशि कौन है और सदिश राशि कौन है। अदिश राशि जो दिशा रहित हो, अदिश राशि जिसका दिशा नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? अदिश राशि। और जो सदिश राशि उसको कहते हैं जो दिशा रहित हो, मतलब जिसका दिशा हो बच्चों, वह सदिश राशि आएगा। देखो अदिश राशि में आता है दूरी, आता है चाल, आता है समय, आता है ऊर्जा, आता है। क्या आता है बच्चों? दूरी आता है, चाल आता है, समय आता है, ऊर्जा आता है, विद्युत धारा आता है, दाब आता है। समझ गया? क्या आता है? दूरी, चाल, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, दाब, ये सब अदिश राशि है। सदिश राशि में बच्चों बल हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ये सब किसमें आता है? सदिश राशि में। किसमें आता है बच्चों? सदिश राशि में। सदिश राशि और अदिश राशि को याद रखना बहुत जरूरी है। अदिश राशि में आता है दूरी, आता है चाल, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, दाब। ठीक है। और सदिश राशि में क्या आता है? बल आ गया, विस्थापन आ गया, वेग आ गया, और त्वरण आ गया। बल सदिश राशि का इंपॉर्टेंट है बच्चों, सदिश राशि याद रखना है। सदिश राशि में फिर से समझो, बल हो गया, बल जो बल लगाते हैं हम लोग, बल क्या हो गया? सदिश राशि। विस्थापन, जिसको विस्थापन उसको बोलते हैं बच्चों शॉर्टकट रास्ता। अगर मान लो कि सीधा हम दूरी अगर चलना है, तो जो मान लो कि कहीं घुमा हुआ दूरी है, ठीक है, समझना है। दूरी और विस्थापन के बारे में थोड़ा सा समझ लो बच्चों। दूरी और विस्थापन किसको कहते हैं? दूरी अगर देखेंगे बच्चों, दूरी है, दूरी अगर जाना है, मान लो कि ए जगह है और बी तक हमको जाना है। कहां तक जाना है बच्चों? बी तक। तो यहां से जब जाएंगे तो दूरी मतलब बच्चों इसको कहते हैं।
मतलब कहीं रास्ता सीधा नहीं है, कहीं से इधर इधर ऐसे करके यहाँ तक बी तक आ गए। इसको बोलते हैं बच्चों दूरी। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलेंगे बच्चों? क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे बच्चों दूरी। क्या बोलेंगे इसको? दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? दूरी बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद विस्थापन किसको कहते हैं बच्चों? विस्थापन समझना है ध्यान से। विस्थापन किसको कहते हैं? ठीक है, विस्थापन किसको कहते हैं? अगर मान लो ए से जाना है बी तक, ए से जाना है बी तक, ये बच्चों ये घुमा हुआ गया ना, ये सीधा जाएगा बच्चों, इसको विस्थापन को शॉर्टकट भी बोलते हैं। सीधा जाएगा। सीधा क्या जाएगा? विस्थापन। मान लो बच्चों, मान लो कि दूरी किसी को जाना है, ऐसे यहाँ पर जाना है, इसका रास्ता ऐसे जाके ऐसे है, तो ये क्या हो गया? दूरी हो गया। मतलब इधर से रास्ता है, इधर है, इधर बीच में घर सब है। क्या है? घर सब बीच में। वो इसको रास्ता इधर से गया, ये क्या हो गया? दूरी हो गया। अगर विस्थापन इसका पूछेगा तो सीधा रास्ता खोजेगा। क्या होगा? सीधा रास्ता, मतलब शॉर्टकट खोजेगा। समझ में आया? विस्थापन मतलब शॉर्टकट, विस्थापन मतलब शॉर्टकट, और दूरी मतलब घुमा हुआ। क्या? दूरी मतलब घुमा हुआ। चलिए उसके बाद है, उसके बाद समझते हैं क्या है। उसके बाद है गति का 3 नियम होता है। गति का बच्चों 3 नियम दिया था। पहला नियम क्या है? वस्तु अपने स्थिति में बदलाव का विरोध करती है। पहला न्यूटन ने 3 नियम दिया था बच्चों। तीनों नियम को, तीन तीन नियम को हम समझते हैं अपने अपने तरीका से। कैसे? देखो, प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम जड़त्व का भी नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम नियम को हम जड़त्व का भी नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ये हमेशा पूछता है कि जड़त्व का नियम किसको कहते हैं? तो प्रथम नियम। जड़त्व का नियम किसको कहते हैं? प्रथम नियम। ये हमेशा पूछते रहता है बच्चों। हमेशा ध्यान रखना है कि जड़त्व जो है ये प्रथम नियम है। जड़त्व जो है ये प्रथम नियम है। ठीक है। इसमें बच्चों वस्तु अपनी स्थिति के बदलाव का विरोध करती है। मान लो कि हम अपने बस में बैठे हैं। क्या? हम अपने बस में बैठे हैं। बस जो अचानक चल पड़े, वो क्या हो जाएगा बच्चों? वह बोल रहा है कि वस्तु अपनी स्थिति में बदलाव का विरोध करती है। मतलब हम अगर बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, हम कोई अगर हमको धक्का मार दिया, हम उसका विरोध करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? उसका विरोध कर रहे हैं। बस अचानक रुकने पर आगे गिरना, मतलब बच्चों हम अगर रुके हुए हैं, मतलब बैठे हुए हैं, बस अचानक रुक गया, हम आगे हो गए। क्यों हो गए बच्चों? वह हम लोग को विरोध कर रहे हैं, उसका गति को क्या कर रहे हैं बच्चों? विरोध कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। द्वितीय नियम कहता है, द्वितीय नियम मतलब बल के बराबर एफ एम ए होता है। बल ये फोर्स हो गया, एफ बराबर फोर्स हो गया, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या होता है? संवेग गुना परिवर्तन की दर। फोर्स हो गया मास गुना एक्सेलरेशन। क्या होता है? क्रिकेट द्वारा कैच कैच लेते समय हाथों को पीछे खींचना। मतलब बच्चों द्वितीय नियम कहता है कि कोई चीज अगर हम कैच ले रहे हैं या बॉल खेल रहे हैं, और बॉल ले रहे हैं तो पीछे जो हाथ करते हैं, जैसे कैच लिए पीछे हाथ किए, जो पीछे हाथ किए, क्योंकि बच्चों दूसरा नियम मतलब चोट नहीं लगने देना है। मतलब बच्चों बोल रहा है चोट से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? चोट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गेंद जो कैच लेते हैं उसको पीछे खींचते हैं। ये दूसरे नियम पे क्या होता है? दूसरे नियम। दूसरा नियम बच्चों बल का परिभाषा देता है। क्या देता है? दूसरा नियम क्या देता है बच्चों? बल का परिभाषा। बल का परिभाषा क्या होता है? एफ बराबर एम ए होता है। क्या होता है बच्चों? एफ बराबर एम ए होता है, याद रखना है। दूसरा नियम किसके बारे में बता रहा है? बल के बारे में। किसके बारे में बता रहा है? बल के बारे में। क्रिकेट खेलते समय कैच लेते के समय पीछे हाथ खींचना, ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या कहता है बच्चों? तीसरा नंबर नियम कहता है क्रिया प्रतिक्रिया। अगर बच्चों क्रिया प्रतिक्रिया उसको बोलते हैं जो कोई चीज फेंके, जिस गति से गया वही गति से वापस आ गया। मान लो बच्चों हम गेंद फेंके, गेंद हम जैसे आप लोगों के आगे फेंकेंगे तो वहां से वही गति से वापस आ गया, समझो वह क्रिया तो प्रतिक्रिया हो गया। ठीक है, आप लोग शायद साउथ मूवी देखे होंगे, उसमें किसी को मारता है, जिस प्रकार से मारता है उसी प्रकार से उछलता है। वो भी क्या है बच्चों? वो भी तृतीय नियम पर आधारित है। ठीक है, चलिए इसके बारे में दिया हुआ है, हर क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होता है। हर क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया मतलब हम कोई गेंद फेंके वही क्रिया से आ गया, मतलब जो क्रिया से हम फेंके वही प्रतिक्रिया हो गया, उसी को तृतीय नियम कहते हैं। जैसे बच्चों रॉकेट लॉन्चिंग करना, रॉकेट जो हम लोग छोड़ते हैं, जब रॉकेट उड़ता है बच्चों उसके नीचे आग निकलता है। आप लोग देखे होंगे रॉकेट उड़ते हुए, जैसे रॉकेट उड़ता है उसके नीचे क्या निकलता है? आग निकलता है। जब आग निकलता है वह इतना तेजी से आग निकलता है कि वह ऊपर फैलता है। क्या करता है बच्चों? नीचे गति करता है, ये नीचे जैसे गति किया वह ऊपर फेंका। ठीक है, जैसे यह नीचे गति किया, जैसे गति करेगा वही स्पीड से आगे बढ़ेगा। ठीक है, और जितना गति से आग नीचे मारेगा उतना गति से ऊपर जाएगा रॉकेट। और बंदूक से गोली चलाना, ठीक है, बंदूक से जब हम लोग गोली चलाते हैं बच्चों, आप लोग देखे होंगे वो लोग बंदूक से जैसे गोली चलाते हैं, जैसे आगे गोली जाता है वैसे पीछे ठेलता है वो। ठीक है,
ठीक ना। उसी प्रकार से आप देखते हैं आगे क्या है, आगे है बच्चों कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। क्या है आगे, कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। कार्य क्या होता है बच्चों, कार्य होता है बल गुना विस्थापन। कार्य क्या होता है, बल गुना विस्थापन। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल। याद रखना है बच्चों, कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल। इसका मात्रक पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है बच्चों, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। कार्य मतलब कुछ काम करना, मतलब कुछ काम करना। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। जब तक हम लोग बल नहीं लगाते, विस्थापन नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। ठीक है, अगर बल जीरो होगा तो कार्य भी जीरो हो जाएगा। उसी प्रकार से हम समझते हैं। आगे शक्ति, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। इधर कार्य कार्य होता है, कार्य बराबर बल गुना समय। क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है। बल गुना विस्थापन होता है, बल गुना विस्थापन होता है। उसी प्रकार से शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। मतलब इसमें बल गुना विस्थापन में समय से अगर भाग दे देंगे ना, बल गुना विस्थापन में समय से भाग दे देंगे ना, तो ये बन जाएगा शक्ति। समझना है ध्यान से, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, और जैसे समय से भाग दिए वैसे क्या बनेगा, शक्ति। मतलब कार्य में भाग देना है शक्ति से। समझ गया, कार्य में कैसे भाग देना है, शक्ति से। इसका शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। क्या होता है बच्चों, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। क्या होता है बच्चों, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। समझिए मैं, देखो पहले कार्य होता है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन में जब समय से भाग देंगे बच्चों, समय से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, शक्ति बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बल गुना विस्थापन से जब समय से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, शक्ति। शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है बच्चों, वाट होता है। उसी प्रकार से दाब, क्या बच्चों, दाब। दाब बराबर होता है बल गुना बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। इसका दाब का ऐसा ऐसा मतलब क्या होता है, पास्कल। क्या होता है बच्चों, दाब का ऐसा मतलब क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है बच्चों, दाब का ऐसा मतलब पास्कल। याद रखना है, फिर से समझो, कार्य का ऐसा मतलब जूल, और शक्ति का ऐसा मतलब वाट, और दाब का ऐसा मतलब पास्कल। दाब का ऐसा मतलब पास्कल। उसी प्रकार से थोड़ा सा यहाँ देख लो, एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, 4.2 जूल होता है। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। ठीक है, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। उसी प्रकार से एक जूल बराबर 10 पे पावर 7 अग्र होता है। एक जूल बराबर 10 पे पावर 7 अग्र होता है। क्या होता है, 7 अग्र होता है। और एक न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन। एक न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन होता है। क्या होता है, एक न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन होता है। अगर पलायन वेग पूछा बच्चों, पलायन वेग उसको बोलते हैं कि हमारे पृथ्वी से अगर कुछ हम फेंके, अगर पलायन की गति से हम फेंके हैं, वह रिटर्न नहीं आएगा, मतलब वह घूम के नहीं आएगा। पलायन वेग उसको बोलते हैं बच्चों, जो चीज अगर हम पृथ्वी से फेंके हैं, पृथ्वी से अगर कोई चीज फेंक दिए, वो पलायन वेग के हिसाब से, अगर पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब बच्चों अगर एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर पर स्पीड से अगर हम फेंकते हैं तो पृथ्वी पे नहीं आएगा। उसी प्रकार से जब हम लोग रॉकेट जब लॉन्चिंग करते हैं, अगर उसको पृथ्वी पे नहीं आना है तो क्या करते हैं, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड में स्पीड से फेंकते हैं। मतलब एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर चल जाएगा। वो क्या हो जाएगा कि वो पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगा, वो घूमने लगेगा। कहाँ, अंतरिक्ष में घूमने लगेगा, पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगेगा। ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने की गति होता है। पलायन वेग उसको कहते हैं कि हमारे जो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, जो हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का क्या काम होता है, तो घिंचाव करना। वही घिंचाव से अगर ये इतना स्पीड से जाएगा, एक सेकेंड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जाएगा, तो वह रिटर्न नहीं आएगा। ये गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने का गति है। याद रखना बच्चों, बार बार रिपीट करवा रहे हैं कि आप लोगों को दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, उसके बाद है वायुमंडलीय दाब और पृष्ठ तनाव। क्या है बच्चों, वायुमंडलीय दाब और पृष्ठ तनाव। ये जो बच्चों, ये क्या है, बेरोमीटर है। क्या बच्चों, ये क्या है, बेरोमीटर। क्या होता है ये, बेरोमीटर। ये वायुमंडलीय दाब को मापता है, बेरोमीटर। बेरोमीटर है बच्चों। ये क्या करता है बच्चों, बेरोमीटर वायुमंडलीय दाब को नापता है बच्चों। अगर धीरे धीरे ये गिरता है बच्चों तो बारिश होने का संभावना होता है। अगर पूछेगा हम लोगों को वायुमंडलीय दाब किससे नापते हैं, तो याद रखना बेरोमीटर से। किससे नापते हैं बच्चों, वायुमंडलीय दाब किससे नापते हैं, बेरोमीटर से। किससे नापते हैं बच्चों, बेरोमीटर से नापते हैं वायुमंडलीय दाब। अगर धीरे धीरे ये गिरेगा बेरोमीटर, जैसे ये धीरे धीरे गिरेगा, समझना कि बारिश आने वाला है। क्या धीरे धीरे बेरोमीटर गिरेगा, समझना कि बारिश होने वाला है।
अगर ऊपर धीरे-धीरे उठेगा, ये जो ऊपर उठेगा धीरे-धीरे तो मौसम साफ होगा। क्या होगा बच्चों? मौसम साफ होगा। अगर अचानक नीचे गिरता है, अचानक अगर नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आता है। क्या आता है बच्चों? आंधी तूफान आता है। अगर नीचे अचानक बैरोमीटर गिरा तो आंधी तूफान आएगा। क्या होगा बच्चों? आंधी तूफान आएगा। ठीक है ना। उसके बाद है पृष्ठ तनाव। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पृष्ठ तनाव। ये वायुमंडलीय दाब समझ गए। वायुमंडलीय दाब किससे नापते हैं बच्चों? बैरोमीटर से। धीरे धीरे गिरेगा तो बारिश आने का संभावना, ऊपर जाएगा तो मौसम साफ, अचानक नीचे गिरना, आंधी तूफान आना, अचानक नीचे गिरना, आंधी तूफान आना। अब समझते हैं पृष्ठ तनाव क्या होता है। पृष्ठ तनाव होता है न्यूनतम क्षेत्र प्राप्त करने की प्रवृत्ति, ताप बढ़ने पर तनाव कम हो जाना। पृष्ठ तनाव क्या होता है बच्चों? ताप अगर हम बढ़ाते हैं तो तनाव क्या हो जाता है? तनाव क्या होता है? कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव में क्या होता है? अगर ताप उसका बढ़ने पर उसका ताप क्या हो जाता है बच्चों? तनाव क्या होता है? कम हो जाता है। उसका प्रभाव समझो बच्चों। बारिश के बूंद का गोल होना, गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना, जीभ पर फैलना, सुई सुई का पानी पर तैरना। बताओ, पृष्ठ तनाव उसको बोलते हैं बच्चों। देखे होंगे आप लोग कि बारिश का जो बूंद गिरता है, वह बूंद जो बूंद बाय बूंद गिरता है, वह किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। आप लोग देखे होंगे कि हम लोग जो गर्म भोजन खाते हैं या कोई चीज गर्म खाते हैं, मान लो कि हम समोसा गर्म खाए, समोसा खाते हैं ना, गर्म खाते हैं ना, पूरा जी में फैल जाता है। जब गर्म खाते हैं तो पूरा जी में फैल जाता है। वह किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। जब जी में फैल जाता है तब हम लोग को स्वादिष्ट लगता है। अगर वही चीज हम ठंडा खाएंगे, वही चीज अगर हम ठंडा खाएंगे तो वह क्या होगा? स्वादिष्ट नहीं लगेगा। मतलब पूरा जी में नहीं फैलेगा। इसीलिए बच्चों बोलता है कि गर्म चीज खाने में क्या होता है, वो पूरा जी में फैलने के कारण हम लोग को क्या लगता है? स्वादिष्ट लगता है। और जीभ में नहीं फैलता। जब हम लोग ठंडा का भोजन करते हैं तो जीभ में पूरा फैल नहीं पाता है, इसलिए स्वादिष्ट कम लगता है। इसलिए गर्म खाना भोजन अच्छा लगता है। अब सुई का पानी पर तैरना, सुई जो है बच्चों पानी पर ऐसे छोड़ देंगे तो तैरने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण बच्चों? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, चलिए उसके बाद है ध्वनि तरंगे का स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चों? ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग के बारे में समझते हैं बच्चों। ध्वनि तरंग जो है अपसरय होता है, श्रव्य होता है, प्राश्रव्य होता है। क्या होता है? और अपसरव्य, श्रव्य, प्राश्रव्य समझता है ध्यान से। अपसरव क्या होता है बच्चों? ये 20 हर्ट्ज तक होता है बच्चों। मतलब क्या हो रहा है? 0 से 20 हर्ट्ज तक होता है। और सरब क्या होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। और पराश्रब होता है मतलब 20,000 से, नहीं सर नहीं बच्चों, क्या होता है? 20,000 से कम होता है अपसरब, और 20,000 से 20,000, 20 से 20,000 तक होता है सरब, और 20,000 से कम कौन होता है बच्चों? पराश्रब। ठीक है, इसको समझते हैं ध्यान से। मतलब हम सुन नहीं सकते हैं, भूकंप के समय उत्पन्न होता है। ये अपसरब जो बच्चों, अपसरब जो है ये हम लोग नहीं सुन पाते हैं। ये सब बच्चों कुत्ता सुनता है। वह सब क्या होता है? वो अपसरब सुन लेते हैं। वो पूरा धीरे आवाज को भी सुन लेता है। कौन? ये कुत्ता सब। ये क्या करता है बच्चों? अगर भूकंप का होता है ना, कुत्ता सब भूकने लगता है। क्यों भूकने लगता है? कि इसको पहले पता चल जाता है। ये हम सब नहीं सुन सकते हैं, लेकिन बच्चों ये ध्वनि तीव्रता जो है ये कुत्ता सुन लेता है। इतना इसका कान तेज रहता है। भूकंप के समय ये उत्पन्न होता है। भूकंप के समय कैसा होता है बच्चों? अपसरब होता है। भूकंप के समय कैसा होता है? अपसरब ध्वनि निकलता है। मनुष्यों के सुनने का योग समान ध्वनि कितना होता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। ये मनुष्य सुन सकता है। इससे ज्यादा कम होगा तो मनुष्य नहीं सुन पाएगा। ठीक है। अब देखो बच्चों, प्रासरब क्या होता है? प्रासरब उसको बोलते हैं बच्चों 20,000 से भी ज्यादा होता है। प्रासरब 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा होता है। चमगादड़ द्वारा दिशा पहचानने में और सोनोग्राफी में उपयोगी करते हैं बच्चों। सोनोग्राफी जो बच्चों हम लोग जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, ये प्रासरब भी करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? प्रासरब ध्वनि निकालते हैं। और चमगादड़ भी निकालता है बच्चों। चमगादड़ मतलब अंधेरे में कहीं चलना रहता है ना, वो पहले वो ध्वनि निकलता है। जब टकरा के आता है उस पे तो समझ जाता है क्या आगे में है क्या नहीं है। ये प्रासरब कौन निकलता है? चमगादड़ हो गया। ये सोनोग्राफी में कौन सा उपयोग होता है? प्रासरब भी होता है। सोनोग्राफी में प्रासरब भी होता है। ठीक है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में नापते हैं बच्चों। ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकता है। 2 पॉइंट याद रखना है बच्चों। ध्वनि जो है ध्वनि जो है ध्वनि जो है ये निर्वात में, ध्वनि जो है ध्वनि जो है ये निर्वात में गति नहीं कर सकता है। निर्वात में गति नहीं कर सकता है बच्चों। गति नहीं कर सकता है। गति नहीं कर सकता है। ठीक है। निर्वात में गति नहीं कर सकता। कौन? ध्वनि। और इसका तीव्रता किससे नापते हैं बच्चों? डेसिबल से। पूछेगा इसका तीव्रता किससे नापते हैं?
डेसिबल से नापते हैं। किससे नापते हैं बच्चों? इसका तीव्रता अगर पूछेगा किससे नापते हैं? डेसिबल से नापते हैं। चलिए अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है? विद्युत धारा और प्रकाश का विज्ञान। विद्युत धारा के बारे में समझते हैं बच्चों। विद्युत धारा होता है, ओम का नियम के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। ओम का सूत्र होता है V बराबर आई आर। क्या होता है बच्चों? V हो गया वोल्टेज, और I हो गया करंट, और R क्या हो गया? प्रतिरोध। मतलब बच्चों ओम का नियम क्या कहता है कि वोल्टेज बराबर करंट गुना प्रतिरोध। मतलब बच्चों V बराबर आई आर, याद रखना है बच्चों। ओम का नियम बराबर होता है V बराबर आई आर। क्या होता है बच्चों? V बराबर आई आर, ये याद रखना है, ठीक है। और एसी वर्सेस डीसी में क्या होता है? घरों के पर्यावर्ती धारा एसी होता है जो 50 हर्ट्ज होता है। बैटरी मोबाइल दृष्टि में डीसी होता है। अगर बैटरी में हो गया, मोबाइल वाला बैटरी हो गया, दृष्टि धारा हो गया, उसमें डीसी बैटरी लगता है। और हमारे घरों में जो बिजली आता है बच्चों, वह एसी रहता है, याद रखना है, ठीक है। ट्रांसफार्मर केवल हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है बच्चों? हाई वोल्टेज को केवल हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है। क्या? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है। केवल एसी पर काम करता है ये जो ट्रांसफार्मर है, केवल एसी में काम करता है बच्चों, डीसी में काम नहीं करता है, याद रखना है। अब समझते हैं बच्चों प्रकाश का चाल। अब समझते हैं प्रकाश का चाल क्या है, ठीक है। प्रकाश का चाल बच्चों निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर पूछेगा बच्चों प्रकाश का चाल जो है, प्रकाश का चाल अगर पूछेगा निर्वात में तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होगा? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये सर्वाधिक होता है, ठीक है। और परिकर्णन फैलाव, कैसे परिकर्णन होता है बच्चों, ये समझते हैं। सबसे ज्यादा अगर पूछेगा इसमें, अगर पूछ लिया बच्चों कि लाल कलर का तीव्रता या तरंग दैर्घ्य, आप लोग सुने होंगे कि तरंग दैर्घ्य किसको कहते हैं, विचलन किसको कहते हैं, ये चीज हम समझाते हैं बच्चों। तरंग दैर्घ्य उसको कहते हैं जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, जिसका अधिक तरंग दैर्घ्य होता है उसका विचलन कम होता है। जैसे बच्चों आप लोग देखे होंगे कि लाल चीज जो है कम फैलता है। आप लोग देखे होंगे रेलवे में कि लाल बत्ती जलता है, हरा बत्ती जलता है। लाल बत्ती क्यों देता है बच्चों? लाल बत्ती दूर से ही दिख जाता है, क्यों? क्योंकि उसका विचलन कम होता है और तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। अगर पूछेगा बच्चों कि तरंग दैर्घ्य किसमें ज्यादा होता है, तरंग दैर्घ्य हमेशा लाल में टिक लगाना है। तरंग दैर्घ्य किसमें होता है ज्यादा बच्चों? लाल में। किसमें होता है? तरंग दैर्घ्य पूछेगा लाल में। अगर विचलन पूछ लिया कि विचलन मतलब फैलाव, सबसे ज्यादा कौन सा किरण फैलता है? सबसे ज्यादा बैगनी। कौन सा बच्चों? बैगनी फैलता है, लाल नहीं फैलता है। इसलिए बच्चों तरंग दैर्घ्य किसमें ज्यादा होता है? लाल में। इसको याद रखना है, तरंग दैर्घ्य किसमें ज्यादा होता है? लाल में। इसको याद रखना है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ दिया हुआ है परिकर्णन फैलाव। बैगनी जो है ये सबसे सबसे ज्यादा फैलता है। क्या? बैगनी जो है ये सबसे ज्यादा फैलता है, इसका विचलन ज्यादा है। लेकिन बच्चों लाल सबसे कम फैलता है, इसीलिए खतरे का निशान लाल होता है। लाल जो है कम फैलता है, लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। तरंग दैर्घ्य मतलब बच्चों, तरंग दैर्घ्य मतलब फैलाव नहीं होता है। तरंग दैर्घ्य मतलब फैलता नहीं है, एक रंग रहता है, दूर से ही लाल दिख जाता है। क्यों लाल दिख जाता है दूर से? क्योंकि उसका बच्चों सबसे कम फैलाव होता है। क्यों? वो फैलता ही नहीं है, सबसे कम फैलाव होता है, इसीलिए खतरे का निशान हम लोग लाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो फैलवे नहीं करता, दूर से ही दिख जाता है लाल रंग। इसी कारण है बच्चों बैगनी का सबसे ज्यादा फैलता है, इसको विचलन बोलते हैं। फैलाव मतलब विचलन, सबसे ज्यादा किसका फैलता है? बैगनी का, याद रखना है। उसके बाद है, उसके बाद समझते हैं दृष्टि दोष और दर्पण का डायग्नोसिस। क्या होता है बच्चों? दोष का नाम, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। क्या होता है बच्चों? निकट दृष्टि दोष, हम लोग का आंखों में 2 तरह का दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और किसी किसी को होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष उसको होता है बच्चों कि दूर का भी चीज नहीं दिख रहा है और नजदीक का चीज भी नहीं दिख रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष। अब ये समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या होता है। समस्या क्या होता है बच्चों? निकट दृष्टि दोष में दूर का साफ नहीं दिखता है, याद रखना। अगर निकट दृष्टि दोष है तो दूर का चीज नहीं दिखेगा। अगर हमको निकट दृष्टि दोष है तो दूर का नहीं दिखेगा। निकट हम अभी तो हमको निकट दृष्टि दोष है, इसीलिए हम लोग चश्मा लगाए हैं। तो निकट में अवतल दर्पण लगता है। कौन लगता है? अवतल दर्पण। और दूर दृष्टि दोष रहेगा, दूर दृष्टि दोष रहेगा तो पास का साफ नहीं दिखेगा, मतलब दूर दृष्टि रहेगा। समझना, भाषा देखना अंतर। दूर है तो पास का नहीं दिखता है, निकट है दूर का नहीं दिखता है। समझना, उल्टा है, निकट है दूर का नहीं दिख रहा है, दूर है पास का नहीं दिख रहा है। समझना, दृष्टि दोष, निकट है दूर का साफ नहीं दिख रहा है, दूर है पास का साफ नहीं दिख रहा है।
ये बच्चों निकट दृष्टि दोष ये जवानी को ज्यादा होता है, जो जवान है उसको ज्यादा होता है। और दूर दृष्टि दोष जो पास का नहीं दिखता है, दूर दृष्टि दोष जो पास का नहीं दिखता है, वो बुढ़ापों को ज्यादा होता है बच्चों। किसको होता है? बुढ़ापों को ज्यादा होता है। उसके बाद इसमें निवारण बच्चों, निवारण कैसे ठीक होगा, हम लोग कैसे ठीक होगा? निकट में अवतल लेंस, निकट में अवतल लेंस, निकट में अवतल लेंस ये हमेशा निगेटिव होता है बच्चों। अवतल लेंस निगेटिव होता है। और दूर में उत्तल लेंस, अब समझना है, अगर ये चीज याद नहीं रहेगा, ये चीज याद नहीं रहेगा, तो इसका एक ट्रिक होता है। देखो, निकट में कितना अक्षर, निकट में कितना अक्षर? 3 अक्षर। दूर में कितना अक्षर? 2 अक्षर। अब देखो, ये दोनों में सबसे ज्यादा किसका अक्षर है? ये दोनों में, ये दोनों में सबसे ज्यादा बड़ा अक्षर कौन होता है? अवतल। ये दोनों में सबसे बड़ा कौन होता है? निकट। तो निकट बड़ा है, निकट के बड़ा में बड़ा वाला देंगे मान, अगर छोटा दूर है तो छोटा मान देंगे। याद रखना, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। समझ में आया बच्चों? चलिए, जिसको नहीं समझ में आया पीछे करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अवतल लेंस में पावर क्या होता है? निगेटिव। क्या होता है बच्चों? अवतल में हमेशा निगेटिव होता है और उत्तल में पॉजिटिव होता है। हम जो चश्मा पहने हैं बच्चों, ये है अवतल दर्पण। क्या है? अवतल लेंस। क्या बच्चों? ये होता है अवतल लेंस। ये बच्चों निगेटिव है। क्या बच्चों? ये निगेटिव है। और उत्तल आप लोग देखे होंगे कि बूढ़ा सब जो पिनता है, जो नीचे का चीज नजदीक का नहीं दिखता है, तो वहां पर ऐसे चिन्ह लगा रहता है, उसमें रहता है नीचे वाला देखने के लिए। ठीक है, उसमें रहता है पॉजिटिव। क्या रहता है बच्चों? पॉजिटिव। अब समझते हैं इसका ट्रिक याद करने का। यहाँ देखो ट्रिक भी दिया हुआ है, कितना अच्छा ट्रिक दिया हुआ है। देखो, निकट में 3 अक्षर होता है, अवतल में 4 अक्षर होता है, ये बड़ा वाला मान बड़ा हो जाता है। दूर में 2 अक्षर है, उत्तल में 3 है, मतलब छोटा वाला मान छोटा हो जाएगा। ये कितना अच्छा दिया, कम वाला कम के साथ, ज्यादा वाला ज्यादा के साथ। ट्रिक याद रखना है, इसको याद रखना है, गोल्डन ट्रिक बॉक्स है बच्चों। कितना अच्छा चीज दिया हुआ है। क्या है? कि कम वाला कम के साथ, ज्यादा वाला ज्यादा के साथ। याद रखना, कम वाला कम के साथ, ज्यादा वाला ज्यादा के साथ। अब समझते हैं दर्पण, किसके बारे में समझते हैं बच्चों? दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण क्या होता है बच्चों? ये छोटी चीज बड़ी देखने के लिए करते हैं। मतलब अवतल दर्पण में छोटी चीज बड़ा देखने के लिए करते हैं, मतलब छोटा चीज बड़ा देखने के लिए करते हैं। जैसे बच्चों सेविंग करना, जब हम लोग सेविंग करते हैं तो मतलब छोटा है, इसको बड़ा करके देखते हैं मिरर में, बड़ा करके ऐसे करके बड़ा करके तब हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, सेविंग करते हैं। यहाँ से दिख रहा है बड़ा दिख रहा है, ये छोटा है बड़ा दिख रहा है, तो ये बड़ा करके देखने वाला है अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या होता है बच्चों? बड़ी चीज को छोटी देखने के लिए। मान लो बच्चों, आप लोग क्या करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं, तो पीछे वाला चीज देखना है। पीछे में तो बहुत गाड़ियां सब है, कौन गाड़ी आ रहा है जा रहा है, सब पीछे का देखना है। तो साइड मिरर में जब हम देखते हैं कि कितना छोटा मिरर रहता है साइड में, कितना छोटा रहता है, लेकिन फिर भी हमको पूरा बड़ा गाड़ी दिख जाता है, दिख जाता है ना, कौन ट्रक आ रहा है, कौन बस आ रहा है, कौन सी आ रहा है, ये छोटा मिरर में बड़ा चीज देख लेते हैं। तो वह क्या रहता है? उत्तल दर्पण। क्या रहता है बच्चों? उत्तल दर्पण। मतलब छोटा चीज में बड़ा चीज देख लेते हैं, बड़ा चीज देखने के लिए छोटी देखने के लिए होता है। वाहन के साइड मिरर, मतलब कितना छोटा मिरर होता है, बड़ा चीज देख लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? वाहन का साइड मिरर। क्या बोलते हैं? वाहन का साइड मिरर। इसको उत्तल दर्पण बोलते हैं, इसको अवतल दर्पण बोलते हैं। दर्पण और लेंस में क्या होता है समझना, दर्पण और लेंस में अंतर क्या होता है समझो। ये क्या बच्चों? लेंस है, मतलब इधर भी से दिख ले, इधर से भी दिख जाता है, इधर से भी दिख लेता है, मतलब बच्चों ये दोनों तरफ से दिख सकते हैं। लेकिन बच्चों जब आप लोग आईना देखते हैं तो आईना में एक साइड कलई किया हुआ रहता है, उसमें दूसरा साइड से नहीं देख पाते हैं, दूसरा साइड क्या रहता है? कलई किया हुआ रहता है। तो कलई किया हुआ रहता है, इसलिए उसको दर्पण बोलते हैं। अगर कलई किया हुआ नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे? लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? लेंस बोलेंगे। चलिए, उम्मीद करते उतना समझ में आया होगा। अब समझते हैं प्रकाश का धोखा या अपवर्तन, तैयारी समझते हैं। अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको समझते हैं। अपवर्तन और परावर्तन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। क्या थोड़ा सा समझते हैं इसमें क्या है? चलिए, अपवर्तन क्या होता है बच्चों? सिद्धांत। अपवर्तन में क्या होता है? सिद्धांत। माध्यम बदलने पर प्रकाश का मुड़ना। मतलब बच्चों अपवर्तन में होता है माध्यम बदलने पर प्रकाश का बदलना। जैसे बच्चों स्नेल का नियम होता है, यू एन बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है, ये आप लोग फॉर्मूला देखे होंगे, म्यू बराबर। ठीक है, तो इसका पहचान होता है बच्चों,
मुड़ा हुआ, ऊपर उठा हुआ या टिमटिमाता हुआ दिखना, मतलब बच्चों अपवर्तन में मुड़ा हुआ दिखना। जैसे बच्चों इसमें डालेंगे तो ये क्या होगा, हल्का मुड़ा हुआ दिखेगा, क्या होगा, हल्का क्या होगा, मुड़ा हुआ दिखेगा, मुड़ा हुआ टिमटिमाता हुआ दिखना, मतलब बच्चों तारे जो टिमटिमाता है उसके बारे में। उदाहरण, पानी में सिक्का ऊपर दिखना। क्या बच्चों, अगर हम पानी में सिक्का डालेंगे, पानी में सिक्का जब डालेंगे तो वह ऊपर दिखना। तारों का टिमटिमाना, बच्चों अगर हम लोग तारों जो टिमटिमाता है वह वायुमंडलीय के अपवर्तन के कारण, हम लोग वायुमंडलीय में बहुत ऐसा गति करते रहता है, उसका अपवर्तन के कारण तारे क्या था, टिमटिमाता है। उसके बाद पानी में नींबू बड़ा बड़ा दिखना। पानी में जब नींबू डालेंगे तो आप लोग देखे होंगे बच्चों, छोटा सा नींबू डालते हैं ना तो पानी में ऐसे करके देखते हैं ना, बड़ा दिखता है। क्यों दिखता है बच्चों, क्यों दिखता है, अपवर्तन के कारण। क्यों दिखता है बच्चों, अपवर्तन के कारण। याद रखना, ये चीज अगर हम डाल दिए, ये चीज थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखता है, अगर इसमें नींबू डाल दिए तो बड़ा दिखता है, तारे टिमटिमा रहा है, तो अपवर्तन के कारण। याद रखना, अगर ये चीज कुछ भी पूछ लिया, तारे टिमटिमाना, पानी का सिक्का ऊपर दिखना और पानी में नींबू बड़ा दिखना, ये सब बच्चों सब अपवर्तन है। अब समझते हैं परावर्तन क्या होता है। परावर्तन के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत है प्रकाश उसी माध्यम में पुनःतः लौटाना। मतलब बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अगर मान लो कोई ये जो है कुछ ले लो, ये दर्पण मान लो, क्या दर्पण, अगर बच्चों अगर यहाँ से प्रकाश गुजारे, समझना है, अगर यहाँ से प्रकाश गुजारे और यही माध्यम में लौट गया, मतलब यही क्या हो गया, परावर्तन हो गया। क्या हो गया बच्चों, परावर्तन हो गया। जिस माध्यम से आया उसी इधर मुड़ गया, मतलब क्या हो गया, परावर्तन हो गया। अगर यही चीज ये पार हो जाता, ये पार हो जाता तब अपवर्तन हो जाता, क्या होता था, अपवर्तन होता। लेकिन ये पार नहीं हो पाया, इधर मुड़ गया, मतलब बच्चों प्रकाश उसी माध्यम में पुनःतः लौट जाना, तो क्या हो जाता है, पूर्ण परावर्तन हो जाता है। उदाहरण, हीरे का चमकाना। क्या बच्चों, हीरे का चमकाना, जिस माध्यम से आ रहा है वही माध्यम में लौट जाता है, इसलिए चमकता है। जिस माध्यम से प्रकाश आता है उसी माध्यम में लौट जाता है, इसीलिए चमकता है बच्चों। रेगिस्तान में मृग मृचिका होना, मतलब बच्चों रेगिस्तान में क्या लगता है बच्चों, मृग मृचिका होना, लगता है कि यहीं पर आगे में पानी है। क्यों बच्चों, क्योंकि दिखता है ये यही कारण, परावर्तन के कारण, ठीक है। वो वही माध्यम में लौट जाता है। ऑप्टिकल का फाइबर बनना, ऑप्टिकल में जो फाइबर होता है उसके कारण, ठीक है। ये सब उदाहरण है, जैसे ये सब उदाहरण आ जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर, मिर्चिका वाला या हीरे का चमकना, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। क्या लगाएंगे बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब समझना है यहाँ पर इंद्रधनुष के बारे में, क्या दिया बच्चों, इंद्रधनुष के बारे में, ठीक है। इंद्रधनुष के बारे में क्या दिया हुआ है, प्राथमिक दो अपवर्तन प्लस एक पूर्ण अनुवर्तिक जो द्वितीय दो परावर्तन प्लस टू है, ये फॉर्मूला दिया हुआ बच्चों इंद्रधनुष के बारे में। इसको समझाएंगे थोड़ा विस्तार से, अभी नहीं। चलिए अब पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का नींव। अब रासायनिक रासायनिक जो केमिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। पहला है परमाणु संरचना। क्या है बच्चों, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के बारे में समझते हैं। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक किसको बोलते हैं बच्चों, प्रोटॉन की संख्याओं को। परमाणु क्रमांक किसको बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या को और इलेक्ट्रॉन की संख्या को, याद रखना है। परमाणु संरचना जो है, परमाणु क्रमांक जो बोलते हैं हम लोग, 1 2 4 5 6 जितने परमाणु क्रमांक है उसको हम प्रोटॉन की संख्या भी बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बोलते हैं। और याद रखना है, द्रव्यमान संख्या अगर निकालना रहे, द्रव्यमान संख्या, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़ के क्या बनाते हैं, द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन किसको बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या को ही इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन संख्या के ही परमाणु क्रमांक बोलते हैं। याद रखना है, अगर पूछ लिया कि द्रव्यमान संख्या क्या होगा, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, याद रखना है। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में मोसले ने क्या दिया था, परमाणु क्रमांक के आधार पर। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने क्या था, किस आधार पे, परमाणु क्रमांक के आधार पे, किस आधार पे, परमाणु क्रमांक के आधार पे। इसने 7 आवर्त बनाया और 18 वर्ग बनाया, 7 आवर्त बनाया और 18 वर्ग बनाया, जिनमें से वर्ग 18 में शून्य शून्य और अक्रिय गैस, मतलब शून्य या अक्रिय गैस को हो, या तो क्या कहो बच्चों, अक्रिय गैस में कौन कौन आता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब किसमें आता है, अक्रिय गैस में। और वर्ग 17 में क्या रहता है, हेलोजन। जैसे बच्चों कोई आवर्त सारणी अगर हम लेते हैं, आवर्त सारणी ऐसे रहता है, यहाँ पर 17 रहता है, यहाँ 18 रहता है, इसमें बच्चों हेलोजन रहता है, क्या रहता है,
हैलोजन, इधर क्या रहता है बच्चों, अक्रिय गैस, क्या रहता है, वर्ग 18 में अक्रिय गैस और वर्ग 17 में हैलोजन रहता है। याद रखना है, अक्रिय गैस में जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब अक्रिय गैस में आता है। अब समझते हैं समस्थानिक और संभारिक। क्या समझते हैं बच्चों, समस्थानिक किसको कहते हैं और संभारिक किसको कहते हैं, समझो ध्यान से। समस्थानिक उसको कहते हैं जो परमाणु क्रमांक नीचे वाला समान हो। मतलब बच्चों अगर एक है, हाइड्रोजन का एक है तो ऊपर भी एक होगा, तो क्या होगा, परमाणु नीचे वाला समान हो, समस्थानिक हो जाएगा। ठीक है। उसके पास पेट्रोलियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम, वह संभारिक किसको बोलते हैं, परमाणु भार ऊपर वाला समान हो। अगर ऊपर वाला समान रहेगा, जिस प्रकार से देखो, समस्थानिक उसको बोलते हैं बच्चों जो परमाणु नीचे वाला समान हो। जैसे बच्चों एक हाइड्रोजन एक हीलियम है, उसी प्रकार से हीलियम हाइड्रोजन एक है और यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर दो में रहेगा। अगर ये नीचे वाला दोनों का समान है तो समस्थानिक। अगर वही चीज यहाँ दिया हुआ है, संभारिक किसको बोलते हैं, परमाणु भार, मतलब ऊपर वाला समान हो। मतलब जैसे कार्बन दो को लेता है, ये 14, इसका नाइट्रोजन का 14 और कार्बन का 14, ये दोनों समान है ऊपर वाला। नीचे वाला अंतर हो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला समान है तो संभारिक, नीचे वाला समान है, नीचे वाला तो समस्थानिक। नीचे वाला समान है समस्थानिक, ऊपर वाला समान है संभारिक। याद रखना, नीचे वाला समान है समस्थानिक, ऊपर वाला समान है संभारिक। अब समझेंगे बच्चों, इसको थोड़ा सा विस्तार समझना है। इसको जो बच्चों केमिस्ट्री को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे अगले क्लास में, जब हम विस्तार से जब पढ़ाएंगे। अभी तो बच्चों खाली एक ट्रेलर चल रहा है, ये साइंस का ट्रेलर है, अभी इसका आया नहीं है। अभी तो सिर्फ ऊपर ऊपर का हलवा ले रहे हैं, अंदर का भी चीज में नहीं बता रहे हैं। ठीक है, हर चैप्टर से थोड़ा थोड़ा चीज हम ले रहे हैं। उसी प्रकार से है रोजमर्रा का महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक। ठीक है, जैसे जिप्सन को प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना, जिप्सन का सूत्र होता है CaSO4। क्या होता है बच्चों, CaSO4 2H2O। क्या होता है, 2H2O। हड्डी टूटने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं, पोप हड्डी को टूटने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस लाए कहां से हैं, जिप्सन से। कहां से लाए बच्चों, जिप्सन से। जिप्सन से क्या सूत्र होता है जिप्सन का, CaSO4 इंटू 2H2O। जब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 हाफ H2O। क्या बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये जिप्सन से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और टूटने हड्डी टूटने पर इसी का प्लास्टर करते हैं। लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है बच्चों, N2O। क्या होता है लाफिंग गैस का सूत्र, क्या होता है, N2O लाफिंग गैस का सूत्र होता है। उसके बाद है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ उसको बोलते हैं बच्चों ड्राई आइस, उसको बोलते हैं जो ठोस होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस होता है, शुष्क बर्फ CO2 होता है। उसके बाद लाल दवा, लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ये जलने पर होता है बच्चों। इसका सूत्र होता है लाल दवा का KMNO4। ठीक है, लाल दवा का। एंटासिड क्या होता है बच्चों, एंटासिड से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल 2। ठीक है। अम्लराज क्या होता है, अम्लराज इक्वा जिसको सोना गलाने के लिए करते हैं, अम्लराज। ठीक है, इसका सूत्र इतना होता है। ठीक है, चूना पानी, चूना पानी का सूत्र होता है चूना पानी, जो क्या बोलते हैं चूना पानी को, COH का होल 2, चूना पानी COH का होल 2। ठीक है, संगमरमर का COCO3। ये बच्चों सूत्र याद रखना है, चूना पानी और संगमरमर का। ठीक है, याद रखना है, चूना पानी और संगमरमर का चीज याद रखना है इसको। ठीक है, चलिए अगला स्लाइड क्या है, अगला स्लाइड है धातु अयस्क और मिश्र धातु। धातु किसको कहते हैं वो समझते हैं। एल्यूमिनियम क्या बच्चों, प्रमुख अयस्क, अयस्क के बारे में समझते हैं। एल्यूमिनियम है बॉक्साइड। क्या बच्चों, एल्यूमिनियम को क्या बोलेंगे, बॉक्साइड। लोहा को क्या बोलेंगे, हेमेटाइट मैग्नेटाइट। क्या बोलेंगे, लोहा को हेमेटाइट मैग्नेटाइट। पारा को क्या बोलेंगे बच्चों, पारा सिनेबार। पारा सिनेबार, इसको Hg से करते हैं सूचित, किससे, Hg से करते हैं। पारा सिनेबार क्या होता है बच्चों, पारा सिनेबार होता है। उसके बाद सीसा, सीसा गैलेनिना। सीसा क्या होता है बच्चों, गैलेनिना। क्या होता है, सीसा क्या होता है, गैलेनिना। ठीक है। उसके बाद आते हैं मिश्र धातु समीकरण। क्या मिश्र धातु समीकरण, जैसे पीतल हो गया बच्चों, तांबा प्लस जिंक से बनता है। पीतल किससे बनता है बच्चों, तांबा प्लस जिंक से। किससे बनता है बच्चों, तांबा प्लस जिंक से बनता है पीतल। ठीक है। उसके बाद कांसा जो बच्चों, कांसा जो है तांबा प्लस टीन से बनता है। किससे बनता है, कांसा तांबा प्लस टीन से। टाका किससे बनता है बच्चों, टाका जो है टीन प्लस लेड से। कितना, टीन प्लस लेड से, टीन प्लस लेड, PB SN प्लस PB। टाका जिसको सोल्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोल्डर। ये SN प्लस PB याद रखना है। रोल्ड गोल्ड किससे बनता है बच्चों, तांबा प्लस एल्यूमिनियम। रोल गोल्ड तांबा प्लस एल्यूमिनियम, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्लाइड है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से रिपीट करवा देते हैं। देखो,
मिश्र धातु समीकरण क्या होता है? पीतल। पीतल किससे बनता है? तांबा प्लस जिंक। तांबा प्लस जिंक पीतल। पिताजी, इसका ट्रिक याद रखना है तो पिताजी। पिताजी मतलब पीतल, तो से पो से हो गया पीतल, तो से हो गया तांबा, जो से हो गया जिंक। इससे क्या रखें? ट्रिक से क्या रखेंगे? पिताजी। पो से पीतल बराबर तांबा प्लस जिंक। ठीक है। कासा को याद रखेंगे तांबा प्लस टीन। कासा को तांबा प्लस टीन, और टाका को टीन प्लस लेड, मतलब पीबी, जिसको वेल्डिंग करते हैं बच्चों लेड से। रोल्ड गोल्ड होता है तांबा प्लस एल्यूमिनियम, याद रखना है इसको। अगला है, अगला पढ़ेंगे बच्चों प्राकृतिक अम्ल और महत्वपूर्ण गैसें। जैसे नींबू और संतरा अम्ल जो है, अम्ल और क्षार के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अम्ल होता है जो 7 से कम हो, 7 उदासीन होता है, 7 से ज्यादा क्षार होता है। ठीक है। उसी प्रकार से नींबू और संतरा सेट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है बच्चों? नींबू संतरा में सेट्रिक अम्ल होता है। सेब में मौलिक अम्ल होता है। चींटी मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। चींटी और मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। टमाटर और पालक में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। इसको समझना है थोड़ा सा। ठीक है। और सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। इसको अम्ल को याद ही करना है। नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, चींटी मधुमक्खी डंक में फॉर्मिक अम्ल, टमाटर पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। इसको याद ही करना है। उसके बाद खतरे का गैस क्या होता है बच्चों? खतरे का गैस जैसे एलपीजी हो गया, इसमें मिलता है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। लीकेज के गंध के लिए एथिल में मेरे कैप्टन मिलाते हैं बच्चों। एलपीजी में जो हम लोग घरों में यूज करते हैं उसमें कोई सेंट नहीं रहता है, इसीलिए वो सेंट सूंघने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं? एथिल मेरे कैप्टन। क्या मिलाते हैं? एथिल मेरे कैप्टन। अगर ये नहीं मिलाएंगे तो हम लोग सूंघ ही नहीं पाएंगे कि लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और लीक जो हो रहा है उसको सूंघने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? लीकेज को गंध के लिए हम लोग मिलाते हैं एथिल मेरे कैप्टन मिलाते हैं। इसका कोई काम नहीं है, खाली सूंघने के लिए हम लोग डालते हैं, क्योंकि अगर लीक हो जाएगा पता नहीं चलेगा। इसका तो स्वाद ही नहीं रहता। ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। एलपीजी कैसे बनता है? ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। क्या होता है? एलपीजी बनता है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। किससे बनता है? ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। ये जो बच्चों, ये लीकेज के लिए हम लोग एथिल कैप्टन मिलाते हैं। ठीक है। भोपाल गैस में स्रावित हुआ था। भोपाल गैस ये 1984 में, याद रखना, ये घटना हुआ था भोपाल में, मध्य प्रदेश में। घटना क्या हुआ था? मेथिल आइसोसानाइट हुआ था। मेथिल आइसोसानाइट जो है ये गैस रिसा हुआ था बच्चों। ये सब खतरा गैस है। एलपीजी हुआ, भोपाल गैस से स्रावित हो गया, मेथिल आइसोसानाइट हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। ये बेहोश करने वाला गैस होता है बच्चों। क्लोरोफॉर्म बेहोश करने वाला गैस होता है। इसका सूत्र होता है क्लोरोफॉर्म का CHCl3। CHCl3 याद रखना है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। CHCl3 क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है। ये बेहोश करने वाला गैस होता है। क्या होता है बच्चों? बेहोश करने वाला गैस होता है। ये गैस बच्चों 1984 में रिसा हो गया था भोपाल में, निकल गया था। बहुत लोग मारे चुके थे 1984 में, बहुत लोग मारे गए थे। इस पे फिल्म भी बनाया बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। भोपाल गैस रावित के लिए ये बहुत जहरीला गैस होता है। एलपीजी, क्लोरोफॉर्म, भोपाल गैस रावत जो हुआ था, मैथाइल एसोसनाइट जो गैस वहां से रावित हुआ था, जो निकला था वहां गैस, बहुत लोग मारे जा चुके थे 1984 में। ठीक है। और क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3। ये बेहोश करने वाला गैस होता है। ठीक है। उसके कोयले का गुणवत्ता अगर देखेंगे बच्चों, कोयले का गुणवत्ता अगर देखेंगे तो एंथासाइड जो है 80% होता है। अगर कोयले में गुणवत्ता देखेंगे, कोयले में कितना अच्छा होता है, एंथेसाइड 80% होता है। ये थोड़ा अच्छा होता है। ब्यूटिमिनस ये भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। ब्यूटिमिनस भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। उसके बाद लिग्नेटाइट, उसके बाद लास्ट में पीट आता है। क्या आता है? पीट आता है। इसके बारे में अब इसको विस्तार से पढ़ते हैं। आगे है रेडियो एक्टिविटी का उपयोग। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है बच्चों? इसके बारे में समझते हैं। ये आयोडीन A31 ये थायराइड, गले के लिए कैंसर का इलाज करते हैं। आयोडीन जो है A31 ये थायराइड और गले के कैंसर के लिए इलाज करते हैं। कोबाल्ट 16 ये ब्लड कैंसर में आता है। कोबाल्ट 16 किस में आता है बच्चों? ब्लड कैंसर में। कोबाल्ट 16 ब्लड कैंसर में आता है। और यूरेनियम जो है यूरेनियम ये पुराने चट्टानों की आयु पता लगाने में क्या होता है? यूरेनियम किसमें होता है? पुराने चट्टानों को आयु पता कराने में। इसका कितना साल पुराना है इसका आयु पता कराने में। और कार्बन 14 ये याद रखना, ये कार्बन 14 से जीवाश्म की आयु प्राप्त करते हैं। मतलब बच्चों हम लोग कैसे पता करते हैं कि ये बहुत पुराना है, इतना दिन का, 500 साल पहले का है, कुछ मिल जाता है जैसे हड्डी वड्डी मिल जाता है, उसको पता करता है ये किसका है और कब का है। ये किससे? कार्बन 40 से। किससे करता है बच्चों? कार्बन 40 से। ये जीवाश्मों की आयु पता करता है, मतलब जीवाश्म का आयु पता करता है। अब समझो इसका खोज,
रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था? हेनरी बेकरल, याद रखना। रेडियो एक्टिविटी का खोज हेनरी बेकरल, रेडियम का खोज मेंडल क्यूरी, याद रखना ये दोनों चीज। इसका रेडियो एक्टिविटी का हेनरी बेकरल, रेडियो एक्टिविटी का हेनरी बेकरल, लेकिन रेडियम का पूछेगा खोज तो मेंडम क्यूरी। क्या होता है? रेडियम का खोज कौन कहता है? मेंडम क्यूरी। किसने कहता है? रैंडम क्यूरी। अब फास्फोरस होता है 31, फास्फोरस 31 कहता है त्वचा रोग। क्या बता? त्वचा रोग। फास्फोरस 31 होने के बाद त्वचा रोग होता है। ठीक है, उसके बाद समझते हैं, उसके बाद है अपनी सफलता जो है। अब यहीं तक था क्लास, और थोड़ा सा मोटिवेशन बातें हैं तो समझ लेते हैं। आपकी सफलता आपका संकल्प। सफलता मेहनत करने वाले पर अपने जान लुटाती है। सफलता मेहनत करने वाले पर अपना जान लुटाती है। थक कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बच्चों, यहाँ तक क्लास रहा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में और नए टॉपिक के साथ। अभी तो बच्चों ये टेलर था साइंस का, जो मेन मेन पॉइंट उठाए थे। और बच्चों उम्मीद करते हैं हर चैप्टर को इतना विस्तार से बताएंगे बच्चों कि आप लोगों का दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज का सेशन यहीं तक रहा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।